डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण ऑफलाइन क्लास संभव नहीं हो पा रही है और बच्चों की डिमांड भी है कि सर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराइए। तो बच्चों की डिमांड पर हम आज से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा चैनल है प्रतिज्ञा कंपटीशन क्लासेस के नाम से। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा अपने साथी दोस्तों से भी बताइए कि ये हमारे सर का चैनल है और यही आप लोगों से कहना है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का टॉपिक है और यहाँ से हर एक एग्जाम में, खासकर वनडे एग्जाम में तो 1-2 क्वेश्चन आने अनिवार्य होते हैं। तो आज हमारा इतिहास विषय है और टॉपिक है हमारा मौर्य वंश। बात करें मौर्य वंश की तो मौर्य वंश हमारे भारतीय इतिहास में 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा था। किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें उसके संस्थापक के बारे में जानना आवश्यक होता है, क्योंकि यहीं से 2-3 बिंदु निकल कर आते हैं कि इसका संस्थापक कौन था, कहाँ से आए थे, कैसे इनका उदय हुआ। बात करते हैं मौर्य वंश के संस्थापक की तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, जो 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक हुए थे और इन्होंने भारत पर लगभग 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर शासन हुआ करता था नंद वंश के शासकों का, और इन नंद वंश का संस्थापक माना जाता था महापद्म नंद को। अगर बात करें महापद्म नंद की तो महापद्म नंद और नंद वंश से पहले इसी मगध पर शासन हुआ करता था शिशुनाग वंश के शासकों का। जो ये शिशुनाग वंश के शासक थे ये क्षत्रिय हुआ करते थे और इन्हीं क्षत्रियों के यहाँ महापद्मानंद दरबार में रहता था। यह शूद्र दासी पुत्र होने के कारण इन क्षत्रियों द्वारा समय समय पर अपमानित किया जाता था, जिससे परेशान रहता था और अपने अपमान का बदला लेने के लिए इसी महापद्मानंद ने एक दिन यथोचित उपाय लगाते हुए इन शिशुनागों का दमन कर दिया और दमन करने के बाद मगध पर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की स्थापना करने के बाद इसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक अभियान चलाया और कहा कि हम क्षत्रियों का संहार कर देंगे, अर्थात क्षत्रियों का विनाश कर देंगे। आगे उल्लेख मिलता है कि क्षत्रियों के विनाश के लिए इसने एक उपाधि धारण की थी सर्व क्षत्रांतक की। तो कई बार एग्जाम में भी आता है कि सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण करने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो हमारा व्यक्ति का नाम आता है महापद्मानंद और इसीलिए उल्लेख मिलता है इसे द्वितीय परशुराम की भी संज्ञा दी जाती थी, इसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता था। आगे उल्लेख मिलता है कि इन्हीं शिशुनागों के यहाँ सामंत पद पर कार्य किया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, जो क्षत्रिय हुआ करते थे। क्षत्रिय होने के कारण महापद्मानंद जब राजा बनता है तो इसने अभियान चलाया था क्षत्रियों के विरुद्ध और इसी अभियान में चंद्रगुप्त मौर्य के पिता महापद्मानंद के हाथों मारे गए थे। आगे उल्लेख मिलता है कि अपने पिता की मृत्यु होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता मुरा तथा अपने मामा के साथ जंगल चले गए थे और जंगल में रहते थे और इन्हीं जंगल में मौर्य जात पालक का कार्य करता है। मौर्य जात पालक का कार्य इन्होंने इसलिए स्वीकार किया था कि कभी भी नंदू की सेना आएगी और हमें मौर्य पालक जात का काम करते देख के छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि मौर्य पालक जात का काम करते हैं शुद्ध और वो हमें शुद्ध समझेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। परिस्थितियों के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य जाति पालक का कार्य स्वीकार किया था। आगे उल्लेख मिलता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने थे तो इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह भी मयूर को बनाया था और चाणक्य ने इस वंश का नाम इनकी माता मुरा के नाम पर ही मौर्य वंश रखा था। तो इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य मुरा पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुए थे। आगे उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ने के लिए हमें 3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला जो बिंदु है या पहला जो नाम आता है वह नाम है सिकंदर का। दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है चाणक्य। तीसरा नाम आता है मगध का। तो हम बात करते हैं सिकंदर की। सिकंदर यूनान की एक छोटी सी रियासत एस्टोनिया का शासक हुआ करता था और इसने एस्टोनिया में साम्राज्यवादी नीति लगाई और अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत एक दिन धीरे धीरे ये पूरे यूनान को हड़प कर गया। यूनान का शासक बनने के बाद इसे लगा कि जिस तरह हमने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत पूरे यूनान को जीत लिया है, इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत हम संसार को भी जीत सकते हैं। और इस नीति के तहत इसने सोचा कि क्यों ना हम विश्व विजेता अभियान पर निकले। और जैसे ही ये विश्व विजेता अभियान पर निकलता है तो इसका पहला जो अभियान होता है वो ईरान के विरुद्ध होता है। इसने अपना अगला अभियान ईरान के विरुद्ध शुरू कर दिया और ईरान पर आक्रमण के साथ ही भगदड़ मच जाती है हमारे भारत में। अगर बात करें भारत की तो उस समय भारत शब्द तो प्रचलन में था, लेकिन भारत जैसा कोई भौगोलिक स्वरूप नहीं था, क्योंकि इसी भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों में अलग अलग राजा राज्य किया करते थे। इसी भारत का जो ईरान का सीमावर्ती जनपद हुआ करता था वो था गांधार जनपद। इसी गांधार जनपद की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। अगर बात करें तक्षशिला की तो यह तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता था और जैन धर्म की पावन स्थली हुआ करती थी। आगे उल्लेख मिलता है कि इसी तक्षशिला में एक दिन आपात बैठक बुलाई जाती है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसका नाम है सिकंदर, वो ईरान को जीतने के बाद हमारे भारत की ओर रुख कर रहा है और भारत पर भी अधिकार कर लेगा। इसी बात पर विभिन्न अध्यापकों द्वारा आपातकाल बैठक बुलाई जाती है और इसी आपातकालीन बैठक में एक व्यक्ति शामिल होने आते हैं जिनका नाम था चाणक्य। आगे उल्लेख मिलता है कि सभी विचार विमर्श करते हैं और आखिर में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सिकंदर के आक्रमण से भारत को हम नहीं बचा सकते हैं। जब ऐसा निष्कर्ष निकलता है तो यहीं पर चाणक्य भी उपस्थित थे और सभी लोगों ने जब चाणक्य की राय पूछी तो चाणक्य एक शब्द बताते हैं कि हम सिकंदर को हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। जैसे ही चाणक्य कहते हैं कि हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा तो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं कि चाणक्य ये क्या तुम बोल रहे हो, अखंड भारत का निर्माण तो नामुमकिन है, क्योंकि इसी भारत में 16 महाजनपद हैं और इन 16 महाजनपदों में अलग अलग राजा राज्य करते हैं जो अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत आपस में ही लड़कर एक दूसरे को हराना चाहते हैं और इन 16 राजाओं को एकजुट करना और उसके बाद अखंड भारत का निर्माण करना ये तो इम्पॉसिबल बात हो गई। तो चाणक्य यहाँ पर एक सुझाव देते हैं कि ये संभव है और इसके लिए एक ही व्यक्ति है जो ये प्रयास कर सकता है और वो है घनानंद। तो घनानंद का नाम सुझाते हैं चाणक्य और कहते हैं कि इन 16 महाजनपदों में से जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो है मगध। तो मगध के शक्तिशाली होने का क्या प्रमाण मिलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि इनमें मगध क्यों शक्तिशाली माना जाता था। बात करें मगध की तो मगध उस समय
मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र उस समय की सबसे बड़ी व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी, क्योंकि इन 16 महाजनपदों के अधिकांश मार्ग पाटलिपुत्र से होकर गुजरा करते हैं। और आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि वह स्थान जहां से सर्वाधिक मार्ग गुजरते हैं वहीं से गुजरते हैं सर्वाधिक यात्री, और जहां से सर्वाधिक यात्री गुजरते हैं वह स्थान हमेशा व्यापार का केंद्र माना जाता है, और इसीलिए व्यापार का केंद्र उस समय मानी जाती थी पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र व्यापार का केंद्र होने के कारण इसी पाटलिपुत्र से मगध को अर्थात घनानंद को सर्वाधिक मिलता था टैक्स अर्थात कर, और सर्वाधिक रुपया पैसा मिलने के कारण घनानंद ने अपनी सेना में काफी विस्तार किया था, और उस समय सबसे विशाल सेना हुआ करती थी घनानंद की, और सबसे विशाल सेना होने के कारण उस समय तात्कालिक महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था घनानंद। आगे उल्लेख मिलता है कि सभी कहते हैं कि अब घनानंद के पास जाएगा कौन, तो चाणक्य कहते हैं कि सपना हमारा है तो हम ही जाएंगे मगध। चाणक्य रवाना होते हैं मगध के लिए, और मगध पहुंचते हैं अर्थात पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। पाटलिपुत्र पहुंचकर संदेश भिजवाते हैं कि कह दीजिए महाराज से कि तक्षशिला के प्राचार्य आए हैं और आपसे भेंट वार्ता करना चाहते हैं। सैनिक जाता है और कुछ समय पश्चात वापस आ जाता है और बोलता है कि महाराज हमारे जो राजा है अभी बिजी हैं, कुछ समय पश्चात आपसे मुलाकात करेंगे। हमारे चाणक्य बैठ जाते हैं, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, बार बार यही जब सैनिक बोलता है कि महाराज अभी बिजी हैं, तो चाणक्य को गुस्सा आ जाता है और मन ही मन सोचते हैं कि यार ऐसा कौन सा कार्य कर रहे हैं महाराज जो इतना बिजी हैं। और एक दिन ऐसे ही दरबार में घुस जाते हैं, और जब दरबार में प्रवेश करते हैं तो चाणक्य की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस समय घनानंद अपने राग रंग में इतना अंधा हो चुका था, क्योंकि वो शराब और शबाब के नशे में धुत था और सुंदर सुंदर स्त्रियों का नृत्य देख रहा था। और जैसे ही दरबार में किसी अन्य पुरुष की एंट्री देखता है तो तुरंत उठ जाता है और बोलता है कि आप कौन हैं और कैसे हमारे दरबार में प्रवेश किए। तो चाणक्य बताते हैं कि महाराज गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ, मैं तक्षशिला का रहने वाला हूँ, और पूरा वृतांत बताते हैं कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है भारत, और आप भारत को आप ही बचा सकते हो, क्योंकि आप इस समय जितने भी जनपद हैं उनमें शक्तिशाली जनपद के राजा हो, और महाराज आप ही कोई यथोचित उपाय करिए। तो घनानंद को गुस्सा लगता है क्योंकि उसके राग रंग में खलल पड़ गया था। तो घनानंद चाणक्य का जो कुछ नक्शा वक्शा लेके गए थे उसको फाड़ देता है और कहता है कि ले चाणक्य, मैंने तेरे अखंड भारत के कर दिए खंड खंड, और जा अपना बना ले अखंड भारत, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूंगा। और उन्हें दरबार से बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में वो केस बांधे होते हैं, चोटी होती वो खुल जाती है, और अपने को अपमानित देखकर चाणक्य को गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि एक घनानंद, तूने मेरा नक्शा फाड़ा है, अर्थात मेरे अखंड भारत के सपने को तो नहीं फाड़ा है, मैं अखंड भारत का निर्माण भी करूंगा, तेरा काम तमाम करूंगा। और ऐसा कहते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं ये नहीं कर लेता तब तक अपनी कभी चोटी नहीं बांधूंगा। और ऐसा कहते हुए चल देते हैं, और एक स्थान पड़ता है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र के जंगलों से जा रहे होते हैं। तभी इसी जंगलों में इनकी एक नजर पड़ती है शिकारी पर, जो 10-15 बालकों के साथ शिकार कर रहा था। और इन्हीं शिकारियों के पास जो बालक थे उसमें एक बालक जो शिकारी से मांग रहा था भोजन। तो शिकारी ने कहा कि भोजन तो आपको मिलेगा, लेकिन जो दूर पहाड़ी पर लोमड़ी खड़ी है मैं उसको तीर मारूंगा, और तीर मारने के बाद तुमको यहाँ से दौड़ाऊंगा, साथ में तुम्हारे कुत्ते भी दौड़ेंगे। और ध्यान रखना कि अगर कुत्ता पहले पहुंच गया तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, आप पहले पहुंचोगे तभी आपको भोजन मिलेगा।
ये सारा वृतांत चाणक्य देखते हैं और शिकारी बाण मार देता है, लोमड़ी को लग जाता है, लोमड़ी मर जाती है और बालक को भी दौड़ाता है, कुत्ते को भी दौड़ाता है, कुत्ते से पहले बालक यह शिकार के पास पहुंच जाता है। ये सारी चीज यहीं पर देख रहे होते हैं चाणक्य। तो चाणक्य को लगता है कि यह बालक शिकारी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी शिकार कला तो बिल्कुल क्षत्रियों जैसी है। रही बात शिकार की, तो ध्यान रखना कि शिकार क्षत्रिय भी करते हैं, शिकार शूद्र भी करते हैं, लेकिन देखा जाए तो क्षत्रिय शिकार अपने मनोरंजन के लिए किया करते हैं, जबकि शूद्र अपनी आजीविका के लिए किया करते थे। तो आगे उल्लेख मिलता है कि चाणक्य इस बालक को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और इसी शिकारी से इसे 1000 कांसे की मुद्राओं में खरीदकर इसे लाते हैं तक्षशिला। तक्षशिला लाते हैं जहां इनका होता है शिक्षण कार्य। आगे उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला ले आते हैं। बात करते हैं तक्षशिला की, तो ध्यान देना कि तक्षशिला उस समय संस्कृत का विश्वविद्यालय हुआ करता था और जैन धर्म की पावन स्थली मानी जाती थी। अगर बात करें तक्षशिला का, तो इसका निर्माण यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था भरत। उन्होंने अपने बेटे तक्ष के नाम पर इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम तक्षशिला रखा था। यही तक्ष यहाँ के प्रशासक हुआ करते थे। अगर बात करें यहाँ शिक्षा की, तो यहाँ सिर्फ क्षत्रियों और ब्राह्मणों के ही बालकों को शिक्षा दी जाती थी। अगर बात करें प्रवेश की आयु की, तो यहाँ प्रवेश की आयु न्यूनतम आयु 16 वर्ष हुआ करती थी, 8 वर्ष शिक्षा दी जाती थी और इसके पश्चात जब यहाँ से बालक निकलता था तो उसकी आयु 24 वर्ष हुआ करती थी। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर बाहर निकले थे तो उनकी आयु 24 वर्ष हुआ करती थी। आगे उल्लेख मिलता है कि इसी तक्षशिला को 12वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बुख्तियार खिलजी। तो बुख्तियार खिलजी ने इसे हिंदू मंदिर जानकर जलाकर नष्ट कर दिया था। अगर बात करें वर्तमान की, तो यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है स्थान। आगे उल्लेख मिलता है कि इसी तक्षशिला में शिक्षण कार्य चल रहा था चंद्रगुप्त मौर्य का। यहां से एक चीज निकल कर आती है कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण की बात करें तो यहीं से इनके वर्ण भी निकल कर आते हैं। अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के वर्ण की, तो हमारे ग्रंथ हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ व यूनानी ग्रंथ। जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ व यूनानी ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया, जबकि हमारे अन्य ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें शूद्र बताया गया, जबकि विशाख दत्त की रचना थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में इन्हें वृषल कुल का बताया गया। वृषल कुल का मतलब अर्थ होता है निम्न कुल। तो दो प्रमाण ब्राह्मण व विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस में इन्हें निम्न कुल का बताया गया है, जबकि यूनानी ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कुल का बताया गया है। अगर देखा जाए अधिकांश मत, तो अधिकांश मत निकल कर आते हैं कि जो मौर्य हुआ करते थे वो क्षत्रिय वर्ण के हुआ करते थे। अगर बात करें इनके संप्रदाय की, तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन परिस्थितियों वश अन्य अनेक राजाओं ने समय समय पर अपने धर्म परिवर्तित किए थे। जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने जीवन के अंत में जैन धर्म धारण किया था। इन्हीं का पुत्र होता है बिंदुसार, वो तो आजीवन संप्रदाय का ही अनुयायी था, लेकिन उसके पुत्र होते हैं अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया था। तो यहाँ से इनका वर्ण भी निर्धारित हो जाता है। आगे उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में इनकी शिक्षा हो रही थी। सिकंदर ईरान को जीतने के बाद प्रवेश करता है गांधार जिले से होते हुए भारत में, और भारत में इसकी मुलाकात होती है उत्तर पश्चिमी पहली महान नदी सिंध नदी से।
बात करें आगे तो ये सिंधु नदी से होते हुए पंजाब के क्षेत्र पर आता है और इस पंजाब क्षेत्र में ये एंट्री करता है 326 ईसा पूर्व में। उल्लेख मिलता है कि इसी पंजाब अर्थात पंचनद, ये पंजाब का क्षेत्र जो आता है वो पंचनद के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, सतलज। तो इन्हीं पंच नदी में सिकंदर का जीवन उलझ कर रह गया था और यहीं से सिकंदर वापिस चला जाता है और रास्ते में मर जाता है। तो आगे उल्लेख बता रहे हैं। तो अभी हमने बताया है कि पंजाब पर आक्रमण करता है 326 ईसा पूर्व और पंजाब में झेलम नदी पर युद्ध होता है। यहाँ के स्थानीय शासक होते हैं राजा पोरुष। तो राजा पोरुष और सिकंदर के मध्य 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। इस युद्ध में राजा पोरुष लड़ते हुए पराजित होते हैं और सिकंदर झेलम, रावी, चिनाब को पार करके सिकंदर की सेना व्यास नदी पर पहुंचती है। और जब सिकंदर की सेना व्यास नदी पर पहुंचती है तो व्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था और सिकंदर मना करने का एक ही रीजन निकल कर आता है कि सिकंदर की सेना में महामारी फैल गई थी और इसीलिए सिकंदर यहीं से 325 ईसा पूर्व स्थलीय मार्ग द्वारा वापस लौट गया था। सिकंदर भारत में लगभग 19 मार रहा था। ये एक नया क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिकंदर भारत में कितने मार रहा था। तो सिकंदर भारत में लगभग 19 मार रहा था। आगे उल्लेख मिलता है कि सिकंदर जब भारत से वापस लौटा था तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाया था, अर्थात 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गई थी। बेबीलोन में इसकी मृत्यु होने के पश्चात सिकंदर के जो सेनापति थे और जो इसके राजदूत हुआ करते थे तो उन्होंने सिकंदर द्वारा जीता गया साम्राज्य को एकजुटता के बजाय जो जहां जिसने क्षेत्र पाया उस पर अधिकार कर लिया और सिकंदर द्वारा भारत में जीता गया क्षेत्र था पंजाब का क्षेत्र, अर्थात यही पंचनद का क्षेत्र। आगे उल्लेख मिलता है कि सिकंदर का आक्रमण हो चुका था, सिकंदर भारत से जा चुका था, उसकी मृत्यु भी हो गई थी, पराजय का कोई खतरा नहीं था। लेकिन चाणक्य की चिंताएं भी कम नहीं हो रही थी क्योंकि चाणक्य को लगा कि सिकंदर तो चला गया लेकिन भविष्य में सिकंदर जैसा कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है। इसीलिए चाणक्य ने अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य को। उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से सबसे पहले 323 ईसा पूर्व में जीत लिया पंजाब का क्षेत्र, वह क्षेत्र जिस पर सिकंदर के सेनापति का शासन हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूकस का। तो सेल्यूकस का अधिकार हुआ करता था पंजाब पर। पंजाब की जनता यूनानियों के प्रशासन से परेशान थी क्योंकि यूनानी पंजाब की जनता के साथ भेदभाव करते थे और इसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब की जनता को अपने पक्ष में करते हुए 323 ईसा पूर्व में पंजाब पर अधिकार करते हुए अपना राज्यारोहण करवाया था। क्वेश्चन भी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था। तो 323 ईसा पूर्व में पंजाब को जीतने के बाद हुआ था। अपने राज्यारोहण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना बनाते हैं और अपनी सेना बनाने के बाद आक्रमण करते हैं मगध पर, क्योंकि चाणक्य का अपमान इसी मगध के शासक धनानंद ने किया था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आक्रमण करते हैं मगध पर और मगध पर आक्रमण करते हैं 322 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। यही का शासक था जिसका नाम था धनानंद। युद्ध में धनानंद की हत्या हो जाती है। धनानंद की पुत्री होती है जिसका नाम होता है दुर्धरा। उससे चंद्रगुप्त मौर्य विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद 322 ईसा पूर्व में इसी पाटलिपुत्र में अपना करवाते हैं राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक कराते हुए अपने वंश का नाम मौर्य वंश रखते हैं अपनी माता मुरा के नाम पर। आगे उल्लेख मिलता है कि कालांतर में इसी दुर्धरा से
मौर्य को एक पुत्र पैदा हुआ था जो इनका उत्तराधिकारी हुआ था। तो चाणक्य का सपना पूरा हो गया था और इनका अपमान का बदला भी पूरा हो गया था। आगे उल्लेख मिलता है कि एक इतिहासकार है प्लूटार्क। तो प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6.5 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला था। अगर बात करें इसकी सीमाओं की तो उल्लेख मिलता है कि मौर्य की जो पूर्वी सीमा का उल्लेख मिलता है महास्थान अभिलेख से, जो स्थित है बांग्लादेश में। इसकी दक्षिणी सीमा हुआ करती थी मास्की अभिलेख से जानकारी मिलती है जो पड़ता है कर्नाटक में। अगर आगे बात करें तो अभी हमने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था पंजाब और इसी पंजाब पर शासन हुआ करता था यूनानियों का। सिकंदर की मृत्यु के बाद इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने सीरिया पर अधिकार कर लिया था और सीरिया पर अधिकार करने के बाद इसने उपाधि धारण की थी निकेटर। अगर निकेटर का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो निकेटर का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। तो सेल्यूकस निकेटर ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था और जैसे ही उसको पता लगता है कि कोई 20-25 साल का लड़का और हमारे पंजाब जो हमारा क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लेता है, तो सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में अपनी विशाल सेना लेकर रवाना होता है भारत के लिए और 305 में भारत आ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में शिकारी खुद शिकार हो जाता है क्योंकि इसका पता था कि ये बालक अभी 24-25 साल का है, छोटा होगा, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि अब वो बालक बहुत बड़ा हो चुका है और उसने अपने सेनाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली है। तो कहने का मतलब यहाँ आकर शिकारी खुद शिकार हो जाता है और जब चारों तरफ से घिर जाता है सेल्यूकस तो उसे लगता है कि अब यहाँ से बचना नामुमकिन है। तो इसने कहा कि हम आपसे करना चाहते हैं संधि, और इसने संधि की। संधि में इसने कहा कि भैया तुमने पंजाब जीता है तो पंजाब रख लो, जरूरत पड़े 2-4 प्रांत हमारे और रख लो। तो इसने संधि में 4 प्रांत सौंपे थे, एक काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हैरात, चौथा बलूचिस्तान। तो 4 प्रांत संधि में दे दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो अब अगर उल्लेख मिले तो ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्तरी सीमा थी वो काबुल अफगानिस्तान थी, जो पूर्वी सीमा थी साम्राज्य की वो महास्थान बांग्लादेश में थी, जो दक्षिणी सीमा थी वो मास्की तमिलनाडु वाले क्षेत्र में थी और जो पश्चिमी सीमा थी वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में थी। अर्थात कभी इतने बड़े क्षेत्र में 16 महाजनपद हुआ करते थे और इन 16 महाजनपदों को हराकर आज एक ही राजा है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजा बताया जाता है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय बादशाह या राजा कौन था, सम्राट कौन था, तो क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे उल्लेख मिलता है कि अभी हमने बताया है कि सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की थी। संधि हमेशा एक पक्षी नहीं होती है, 2 पक्षी होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस संधि में सेल्यूकस को सौंपे थे 500 हाथी, 1-2 नहीं, सीधे 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस निकेटर इन 500 हाथियों को प्राप्त करके कहता है कि भैया इतना विशालकाय बड़ा जानवर हम क्या करेंगे, ये तो हमारे सीरिया का पूरा अन्न ही खा जाएगा। अरे महाराज हमें इतना विशालकाय जानवर नहीं चाहिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य इसे समझाते हैं युद्ध में हाथी का महत्व और कहते हैं कि देख गोले और बारूद का तो समय है नहीं, समय है हथियार अर्थात तलवार और भाले का। और हाथी जैसा विशालकाय अगर इसके 2-4-5 तलवार भाले पड़ भी गए तब भी कोई असर नहीं होगा।
और इसका प्रमुख हथियार सूंड होता है। अगर एक सूंड जिस व्यक्ति को मार दी या जहां को मार दी तो 2-4 दस्त तो चले जाएंगे, और दूसरा इसका पैर, जिस पर पैर पड़ गया उसका काम तमाम हो जाएगा। और रही बात आगे की, तो आगे से तो कोई हाथी से जीत ही नहीं सकता। अगर कोई धोखे से पीछे से भी वार करता है हाथी पर, तो हाथी का प्रमुख हथियार है भैया उसकी पूंछ। और भैया अगर पूंछ उसने चला दी तो जिस व्यक्ति के कनपटी पे लग गई तो 2-4 दिन तो कनपटी ठीक नहीं होगी। तो सेल्कस ने कहा अच्छा ये बात है, हमें पता लगा कि यार इतनी बड़ी विशाल सेना थी और तुमसे कैसे हार गई, कमाल इन हाथियों का है, तुम्हारा नहीं। कहता है ठीक है भैया, हाथी हम ले लिए। फिर इसके मन में ख्याल आता है कि यार ये आदमी तो काम के लायक है और बड़ा बहादुर है, और इस ऐसे व्यक्ति से भैया हमेशा मित्रता ही रखनी ठीक है, और ये व्यक्ति कभी भी रात बिरात काम में आ सकता है। और जहां बात आती है मित्रता की, तो मित्रता का सबसे अच्छा उदाहरण भैया देखने को मिलता है आपको अमरीशपुरी की पिक्चरों में। क्योंकि अमरीशपुरी कहते हैं कि उसकी एक डायलॉग है कि क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाए। तो हो सकता है कि सेल्कस निकेटर ने भी कभी भविष्य में सपने उपने देखे हो कि आने में हो सकता है अमरीशपुरी आएंगे और ये अच्छी डायलॉग बोलेंगे, तो उसी से परिचित था। तो इसी ने कहा कि भैया हमारी एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना, या इसी का नाम था कार्नेलिया, कि इसका विवाह हम आपसे कर देते हैं। तो यहीं पर मौजूद थे चाणक्य। चाणक्य कहते हैं कि विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। पहली शर्त यह है कि कभी भी हेलेना गृह कार्य छोड़कर राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेगी, और दूसरी शर्त यह है कि हेलेना का जो पुत्र होगा वो भारत की गद्दी पर कभी भी राज नहीं करेगा, क्योंकि चाणक्य बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ थे। और आप लोगों को तो पता होगा कि इस समय क्या हमारे पूर्व कहाँ के लोग थे। फिलहाल हमें किसी पार्टी को संबोधन नहीं करना है, न किसी का अपमान करना है। एक कहावत आ गई तो हमने बता दिया, ठीक है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला अगर भारत की गद्दी पर बैठ गई तो कभी वो भारतीय नहीं होगी, क्योंकि उसका पुराना तो अस्तित्व रहेगा। तो आगे उल्लेख मिलता है कि दोनों शर्त मंजूर कर ली जाती हैं। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया जाता है। तत्कालीन इतिहास में यह पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता था। अगर देखा जाए सेल्कस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि, तो यह भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि भी मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले कोई भी संधि नहीं हुई थी जो राष्ट्रीय स्तर पर हुई हो। यह भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और आप लोगों का तो पता होगा कि एक और भैया अंतरराष्ट्रीय विवाह है जो काफी चर्चा में बना रहता है। अच्छा, टेनिस खिलाड़ी, समझ गए सभी लोग? सैफ मलिक सानिया मिर्जा, ये भी अंतरराष्ट्रीय विवाह है। और हाल ही में एक और अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था। महिला थी लगभग 37-38 साल की, और लड़का होगा वही 20 साल का। समझ गए हो? अच्छा, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो उल्लेख मिलता है कि विवाह हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य रहने लगे थे और बहुत बड़ा साम्राज्य भी जीत लिया था। चाणक्य का सपना भी पूरा हो गया था। आगे उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्कस निकेटर जा रहा था सीरिया, तो इसने एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज नाम का राजदूत भारत भेजा था, और इसने भारत यात्रा का वृतांत अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। यह भारतीय इतिहास पर प्रथम आधारित पुस्तक मानी जाती है। इससे पहले किसी भी पुस्तक में भारत का इतिहास नहीं लिखा गया था, और भारत का इतिहास लिखने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, और इसने इंडिका पुस्तक लिखी थी जो भारतीय इतिहास पर आधारित है। इसी इंडिका पुस्तक में इसने पाटलिपुत्र के लिए पोलीग्रोथा शब्द काम में लिया है, और इस इंडिका में इसने
दास प्रथा के बारे में वर्णन नहीं किया। इसने बताया था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। जब हमारे व्यक्ति थे चाणक्य, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो हो सकता है, हमारा मानना ये है कि ये यूनान का रहने वाला था और यूनान में दासों की स्थिति बड़ी बंधनी थी, अर्थात दयनीय थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ दास को खाना नहीं मिलता था, दिन भर कार्य कराया जाता था। और हमारे यहाँ दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हो सकता है कि जो हमारे यहाँ दास हो उसे ये ना लगता हो कि ये दास हैं, और इसीलिए इसने अपनी इंडिका में दासों का उल्लेख नहीं किया। आगे उल्लेख मिलता है कि इसके अंतिम समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, और इस अकाल के कारण इसकी सारी जनता व्यथित हो जाती है। और अकाल में राजा का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा किए। और इसी अकाल से निपटने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कई अकाल राहत कार्यक्रम भी चलाए थे। लेकिन अकाल 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो तो बनता है, यहाँ अकाल निरंतर 12 वर्ष का हो जाता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य परेशान हो जाते हैं और एक दिन बुलाते हैं आपातकालीन बैठक, और इस बैठक में सुदूर देश से संत महात्मा ज्ञानी पुरुष बुलाए जाते हैं और सभी लोग अपने तर्क देते हैं कि यह आपात क्यों पड़ रहा है, जनता मर रही है। इसी बैठक में एक व्यक्ति बैठा था जो जैन धर्म का अनुयायी था, नाम था भद्रबाहु। जब सभी ने कहा कि इससे बचना तो नामुमकिन है, तो भद्रबाहु बोलते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के कर्मों का फल है जो प्रजा भोग रही है। तो सभी लोगों ने कहा कैसे? तो भद्रबाहु समझाते हैं कि पहले भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे, और इन 16 महाजनपदों का आज एक ही राजा है, और इन 16 महाजनपदों को आसानी से तो एक झंडे के नीचे नहीं लाया जा सकता, अर्थात इनको युद्ध द्वारा लाया गया है। और युद्ध में हजारों लोग मरते हैं, उसमें निर्दोषों की भी हत्या होती है, और उन्हीं हत्या के कारण चंद्रगुप्त मौर्य पर पाप लगे हैं, और जिसका परिणाम ये अकाल है। और अकाल में प्रजा मर रही है, और प्रजा मरने से और पाप बढ़ रहा है, अर्थात प्रजा का रक्षक होता है राजा, और राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो, जिससे आपको और पाप लग रहा है। और आप सभी लोगों को पता है कि जब कभी पाप पुण्य की ज्यादा बात होने लगे तो व्यक्ति हो जाता है व्यथित। तो चंद्रगुप्त मौर्य बताते हैं, कहते हैं महाराज आप ही कुछ बताइए उपाय जिससे इससे मुक्ति मिल जाए। तो भद्रबाहु बताते हैं महाराज इससे मुक्ति का एक ही साधन है, वो है संथारा या संलेखना। कहीं ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है कोई तुम्हें छोड़े इससे पहले तुम ही उसे छोड़ दो। अर्थात कहने का हमारा मतलब और कुछ नहीं है, कहने का हमारा मतलब ये है कि जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर एक दिन हमें छोड़कर जाएगा, इससे पहले हम ही शरीर को क्यों ना छोड़ दें। इसका मतलब होता है संलेखना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म धारण करके कहाँ चले गए थे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। श्रवणबेलगोला, और वहीं पर उपवास द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया था। अर्थात ये जैन धर्म से आधारित होता है संलेखना या संधारा, जिसमें व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए अपना शरीर त्याग देता है। आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। दूसरा टॉपिक बिंदुसार रहेगा जो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।